स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स ये हमारा थर्ड लेक्चर है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आप देखिए कि प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन को जब भी आपको अंडरस्टैंड करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे एक्ट्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस हैं, उनका जो डेवलपमेंट है आपको कॉलोनियल एरा के समय ही देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कॉलोनियल एरा के समय के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके इन्फ्लुएंस के बारे में डिस्कस करें, तो आप देखिए कि आपको एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का देखने के लिए मिलता है। उसके काफ़ी सारे जो प्रोविजंस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के काफ़ी सारे जो प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं उनके द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अडॉप्ट किया गया है। तो आपको यहाँ पे कॉलोनियल एरा के समय के जो डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेटर वे में अंडरस्टैंड करना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा काफ़ी सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो लाए गए थे इनिशियल फेज़ के अंदर। जो ईस्ट इंडिया नाम का जो कंपनी हुआ करता था उसको कंट्रोल करने के पर्सपेक्टिव से कुछ उनका जो डिमांड्स हैं वो यहाँ पे फुलफिल किया जा सके, उसके पर्सपेक्टिव से आपको जो डिफरेंट समय समय पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर जो प्रोविजंस का जो डेवलपमेंट हुआ है उसके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि 1773 के समय में आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। कंपनी के जो अफेयर्स हैं उनको फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो ब्रिटिश क्राउन है उनके द्वारा कंट्रोल करने का कोशिश किया गया था, और ये आपको कंटिन्यूस देखने के लिए मिलेगा 1853 का जो समय है वहाँ तक आपको ये जो कंटिन्यूस कंपनी का जो रूल है वो देखने के लिए मिलता है, और उसको कंट्रोल किया गया है समय समय पे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा या ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें लेटर फेज के अंदर में, तो आप देखिए कि 1857 का जो रिवोल्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है, और रिवोल्ट काफ़ी लार्जर स्केल के ऊपर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में जो रिवोल्ट का जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी के बाद में आप देखिए कि क्राउन के द्वारा इंडिया के अंदर जो रूल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको टेक ओवर किया जाता है, और आपको कंटिन्यूस 1858 का जो गुड गवर्नेंस एक्ट है जिसके थ्रू जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो यहाँ पे डिफेक्ट्स हुआ करते थे उसको रिफॉर्म करने का कोशिश किया गया। यहाँ से आपको क्राउन का जो रूल है वो देखने के लिए मिलेगा 1947 तक। समय समय पे इसके अंदर भी काफ़ी सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए हैं, वहाँ पे जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उनको कैसे बेटर वे में जो बेनिफिट है वो रिसीव हो सके, उस समय में इंडिया के अंदर किस तरीके का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, ऐसे काफ़ी सारे जो फैक्टर्स हैं वो रोल प्ले किया करते थे हर एक जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उन्हीं के पर्सपेक्टिव से। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास के बारे में, तो आप देखिए कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसको फर्स्ट क्लास के अंदर रीड किया था। उसके बाद में आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में उसमें कुछ डिफेक्ट्स हुआ करते थे, उनको रेटिफाई करने के लिए एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है 1781 के समय में। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो गवर्नर जनरल को वीटो पावर है, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन होगा या नहीं होगा, इस तरीके के काफ़ी सारे जो यहाँ पे डाउट्स है वो क्रिएट किए गए थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। उन सभी यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिबेट्स है उनको सेटल करने के पर्सपेक्टिव से जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है उसको 1781 के समय में पास किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 1784 के समय आपको जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। कंपनी की टेरिटरी जितना भी पजेस किया गया था इंडिया के अंदर में उसको ब्रिटिश पजेशन का जो नाम है वो दिया गया है। ड्यूल यहाँ पे आपको ड्यूल गवर्नमेंट का जो सेक्टर है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो कंपनी के ही बारे में, तो आप देखिए कि 1600 के समय में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया के लिए आती है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर धीरे धीरे जो पावर है उसको कैप्चर करेगा, धीरे धीरे इंडिया के अंदर जो पावर है उसको कैप्चर करेगा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में। 1757 है वो आपको देखने के लिए मिलता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बैटल ऑफ प्लासी के थ्रू बंगाल है उसे कैप्चर किया गया। लेटर फेज के अंदर अगर हम बात करें 1764-65 के समय में, तो आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो रीजन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे जो रेवेन्यू का जो राइट्स है वो भी सिक्योर किया गया है कंपनी के द्वारा। तो ये जो प्रीवियस जो डेवलपमेंट है इन सभी के बारे में भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जो दीवानी राइट्स हैं, जो निजामत राइट्स हैं, वो आपको बैटल ऑफ बक्सर के बाद में देखने के लिए मिलती हैं। फिर उसके बाद में आप देखिए कि जो कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा काफ़ी सारा जो प्रॉफिट है वो बनाया गया है।
बट यहाँ पे जो कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसके अंदर कंटिन्यूस आपको लॉस मेकिंग कंपनी के रूप में वो ईस्ट इंडिया कंपनी देखने के लिए मिलती है। उसी का बैकग्राउंड का जो डेवलपमेंट है उसी के रिगार्डिंग में 1773 के समय फर्स्ट टाइम उनको कंट्रोल किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। आप देखिए कि जब 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो उस समय कंपनी काफ़ी सारी जो वॉरफेयर एक्टिविटीज़ है उसके अंदर भी इन्वॉल्व हुआ करता था। क्योंकि आप देखिए कि जब भी आप एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में डिस्कस करोगे तो आपको जो फर्स्ट वॉर का जो समय है वो 1766 से लेकर 1769 का जो समय है, जब हैदर अली का जो लीडरशिप है उसके अंदर में फर्स्ट जो एंग्लो मैसूर वॉर है वो लड़ी जाती है। तो ऐसी काफ़ी सारी जो लड़ाइयाँ हैं उस समय हुआ करती थी। जैसे कि आप देखिए कि एक आपको देखने के लिए मिलता है 1775 से लेकर 82 का जो समय है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके जस्ट आफ्टर द बैटल ऑफ ट्रीटी ऑफ सलबाई है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आती है। ट्रीटी ऑफ सलबाई है उसके थ्रू उस बैटल को यहाँ पे रोका जाता है। ये ट्रीटी आपको देखने के लिए मिलती है। तो आप देखिए कि उस बैकग्राउंड के अंदर जब डेवलपमेंट होता है तो यहाँ पे जो बॉम्बे और मद्रास का जो प्रेसिडेंसी है उनका जो कंप्लीट पावर है वो टेक ओवर कर लिया गया था बंगाल के द्वारा 1784 के एक्ट के अंदर में। तो इस तरीके से जो बैकग्राउंड के अंदर जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी का इम्पैक्ट के रिगार्डिंग में जो डिफरेंट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको बनाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट 1793 का जो एक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि उससे पहले एक 1786 के समय भी एक कानून आता है जिसके अंदर बेसिकली कॉर्नवालिस को इंडिया के लिए सेंड किया गया था। और कॉर्नवालिस का कुछ डिमांड था कि यहाँ पे जो कमांडर इन चीफ का जो पोस्ट है उनको दिया जाए, और भी जो उनका डिमांड था उसको फुलफिल करने के रिगार्डिंग में एक रूल है वो लाया जाता है 1786 के पर्सपेक्टिव से। फिर 1793 का आपको जो कानून है वो देखने के लिए मिलता है। इसी समय में काफ़ी सारे जो रिफॉर्म्स हैं वो इंडिया के अंदर में आते हैं। काफ़ी सारे रिफॉर्म्स आपको कॉर्नवालिस के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि कोडिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो भी यहीं पे ही स्टार्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 1813 का जो 20 ईयर का एक्सटेंशन यहाँ पे दिया गया है, 20 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया है। 1813 के समय आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो चेंज हैं। सोशल रिफॉर्म्स का समय है तो क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से बात किया गया, क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ पे अलाउ किया गया है, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से बात किया गया है। कंपनी का जो कंप्लीट मोनोपोली है उसको अबोलिश कर दिया गया। एक्सेप्शन है यहाँ पे जो ट्रेड इनको कैरी आउट करना है ईस्ट इंडिया कंपनी को चाइना के साथ में, चाइना के साथ जो ट्रेड करना है, ओपियम का ट्रेड आपको चाइना के साथ देखने के लिए मिलता था, और भी काफ़ी सारे एरिया के अंदर में है। और इसके अलावा इंडिया के अंदर जो टी का जो ट्रेड है उसके रिगार्डिंग में एक्सेप्शन है वो कंपनी के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। अब अगर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कानून के बारे में तो आपको यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, उसके पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे इस क्लास के अंदर में, आप देखिए कि प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने इन्हीं सभी के बारे में डिस्कस किया था जिनके बारे में अभी हमने बात किया कि सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन के पर्सपेक्टिव से 1781 का जो अमेंडिंग एक्ट है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, उससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट है जिसके अंदर गवर्नर जनरल का काउंसिल के पर्सपेक्टिव से आपको काफ़ी सारे जो डिफरेंसेज है वो देखने के लिए मिलते हैं। कॉमर्शियल एंड जो डेट पॉलिटिकल जो फंक्शंस हैं उनको सेपरेट कर दिया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर में। डबल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उसको सेटअप किया गया है। इसके अलावा और भी जो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट हैं, कॉर्नवालिस का जो एक्ट है, 20 ईयर का जो एक्सटेंशन है, यहाँ पे जो कंप्लीटली जो सैलरीज का जो प्रोसीजर है, सैलरीज यहाँ पे इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा, ये आपको 1793 के कानून के थ्रू देखने के लिए मिलता है। तो इन सभी के अंदर में जो चेंज लाए गए उनके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर रीड किया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, इसके बैकग्राउंड के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। आप देखिए कि लास्ट जो चार्टर एक्ट है वो कौन सा है, 1813 का आपको चार्टर एक्ट देखने के लिए मिलता है। 20 ईयर का जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे दिया गया था कि कंपनी को यहाँ पे 20 ईयर तक अपना जो रूल्स है उसको कैरी आउट कर सकते हैं इंडियन जो कॉलोनी है उसके अंदर में। अगर हम बात करें इन 20 ईयर्स का जो बिटवीन का जो समय है, आप देखिए कि इन 20 ईयर्स के अंदर में काफ़ी कुछ जो ग्रेट चेंज है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इवन उस समय को यहाँ पे जो लिबरल आइडियाज़ एंड जो एटमॉस्फेयर ऑफ रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है कि उस समय में काफ़ी सारे जो रिफॉर्म्स है वो लिए गए हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी है जो आपको 1830 के समय पावर के अंदर देखने के लिए मिलती है जिसको कि विक के नाम से जानते हैं।
आप देखिए कि विग एंड टोरी नाम का एक पॉलिटिकल पार्टी है वो हुआ करता था उस समय में ब्रिटिश वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर में। तो यहाँ पे जो विग्स का जो पॉलिटिकल पार्टी है वो 1830 के समय पावर के अंदर में आते हैं। उनके द्वारा काफ़ी कुछ रिफॉर्म हैं वो किए गए हैं। बट आप देखिए कि रिफॉर्म को आपको रीड करना है उससे पहले आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। इस 20 ईयर का जो समय है उसके अंदर में आपको यहाँ पे जो ग्रेट चेंजेस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं इंग्लैंड के अंदर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन है उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको मैक्सिमम इसी समय में देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन है उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है इस 20 ईयर का जो समय है उसके अंदर में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जो मशीन एज है, मशीन की वजह से जो रिवोल्यूशनाइजिंग कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एनएफ लेवल ऑफ जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो कंपनी का जो मोनोपोली है उसको भी रिमूव कर दिया गया था क्योंकि नेपोलियन के द्वारा आपको जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम है वो देखने के लिए मिलता है 1813 के समय में। तो उस वजह से काफ़ी सारे लोगों के लिए जो कंपनी का जो मोनोपोली है उसको अबोलिश करते हुए उनको ट्रेड के लिए अलाउ किया गया। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से। आपको जो चीप प्रोडक्ट हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। और चीप प्रोडक्ट का यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है वो किया गया है बाहर के जो कंट्रीज है उसके अंदर में। और एक्सपोर्ट करने की वजह से यहाँ पे आप देखिए कि जो पीपल्स का एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टस है, जो आउटलुक है बाहर के जो लोगों का, वो यहाँ पे डेवलप होता है इंग्लैंड के अंदर भी। तो इस तरीके से आपको एक रिफॉर्म का जो समय है वो देखने के लिए मिलता है। एक इनकम एक्सपोर्ट होने की वजह से इकोनॉमी का जो फ्लो है, इनकम का जो फ्लो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। उसकी वजह से यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस का जो स्पिरिट है वो जनरेट होगा। स्टूडेंट्स, इसी समय में आपको यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर में या ब्रिटिश पॉलिटिक्स के अंदर में एक न्यू क्लास ऑफ इंटेलिजेंसिया है, उसका भी जो इमरजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि न्यू क्लास ऑफ इंटेलिजेंसिया है, न्यू क्लास ऑफ इंटेलिजेंसिया है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी उसका रीजन है। इकोनॉमिक अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक जो इंडिपेंडेंस है वो भी आपको इसका एक रीजन है वो देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स है जो डेवलप हुआ है पर्सनस का यहाँ पे एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में बिजनेस की एक्टिविटी की वजह से भी आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सपोर्ट, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, न्यू क्लास ऑफ इंटेलिजेंसिया है वो पॉलिटिकल स्पेयर के अंदर इंक्रीज हुआ है। इसी समय में आपको देखने के लिए मिलता है कि 1830 के समय में एक पॉलिटिकल पार्टी है, विग नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पावर के अंदर में आते हैं। विग नाम का जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो पावर के अंदर में आते हैं। और आप देखिए कि इनके द्वारा यहाँ पे जो रिफॉर्म्स है, लिबरल प्रिंसिपल्स है उनको अडॉप्ट किया गया है, रिफॉर्म्स है उनको सजेस्ट किया गया है। तो आपको यहाँ पे रिफॉर्म्स का जो एक प्रोसेस है, रिफॉर्म्स का जो कम्प्लीटली जो एटमॉस्फेयर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी समय में यहाँ पे जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ के द्वारा कम्प्लीटली 1833 के समय में कंपनी का जो एक्सटेंशन है उसको यहाँ पे बेसिकली ओवरव्यू करना था, उसको एनालाइज करना था कि यहाँ पे कंपनी को जो एक्सटेंशन है वो प्रोवाइड किया जाए या ना किया जाए। बट आप देखिए कि 1833 का जो कानून है उसके ऊपर आपको मेजर इम्पैक्ट है। मेजर इम्पैक्ट आपको मकोले नाम के एक पर्सन है उनका आपको देखने के लिए मिलेगा। मकोले के अलावा अगर हम बात करें जो जेम्स मील नाम के जो हिस्टोरियन हैं उनका भी आपको जो इन्फ्लुएंस है इस 1833 के कानून के ऊपर देखने के लिए मिलता है। तो 1833 का जो कानून है, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्फ्लुएंस के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि इसके ऊपर जो आपको इन्फ्लुएंस है वो कम्प्लीटली आपको देखने के लिए मिलता है मकोले का। मकोले है, जेम्स मील है। मकोले और जेम्स मील का जो इम्पैक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, अगर हम एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनके पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि 1833 का जो कानून है उसके अंदर मेजर रिफॉर्म्स क्या लिए गए। यहाँ पे जो कंपनी का जो रूल है उसको एक्सटेंशन है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो प्रोवाइड किया गया है 20 ईयर्स के रिगार्डिंग में।
कि आने वाले 20 ईयर्स के बाद में फिर से कंपनी का जो यहाँ पे रूल है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। यहाँ पे कंपनी के द्वारा जो इंडियन टेरिटरी के अंदर में जो रूल किया जाएगा इन द ट्रस्ट ऑफ हिज मेजेस्टी, उनकी हेयर्स और उनके सक्सेसर्स के जो ट्रस्ट के रूप से, मीन्स यहाँ पे जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उन्हीं का जो पोजीशन का जो एरिया है उसे बता दिया गया है और उन्हीं के बेसिकली यहाँ पे उन्हीं के ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से कंपनी के द्वारा इंडियन टेरिटरी के अंदर जो रूल है वो यहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा नेक्स्ट 20 ईयर्स के रिगार्डिंग में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे मोनोपोली के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि जो कंपनी का जो मोनोपोली है, कंपनी का अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो मोनोपोली है उसको यहाँ पे अबोलिश कर दिया गया। कंपनी का जो मोनोपोली है उसको कम्प्लीटली यहाँ पे अबोलिश कर दिया गया। अर्लियर फेज के अंदर आपको टी और चाइना के साथ में, चाय और चाइना के साथ में जो ट्रेड है वो अलाउ देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि इसको भी यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है 1833 के इस कानून के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड है वो ग्रांट करने के बारे में बात किया गया है। 10.5% पर एनम का जो यहाँ पे डिविडेंड है, 10.5% पर एनम का जो डिविडेंड है वो प्रोवाइड किया जाएगा शेयर होल्डर्स को। तो ये आपको बेसिकली जो शेयर होल्डर्स हैं उनके रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलता है। शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलेगा 10.5% का जो एनम डिविडेंड है वो यहाँ पे ग्रांट किया जाएगा कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रेस्ट्रिक्शंस के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि यूरोपियन जो एमिग्रेंट्स हैं अगर वो इंडिया के लिए जाते हैं, प्रॉपर्टी और जो लैंड है उसको भी यहाँ पे एक्विजिशन है वो कैरी आउट कर सकते हैं। तो जो रेस्ट्रिक्शंस अर्लियर फेज के अंदर हुआ करते थे यूरोपियंस के ऊपर में, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो कंप्लीट मोनोपोली हुआ करता था, उन रेस्ट्रिक्शंस को भी यहाँ पे रिमूव किया गया है। तो आपको एक देखने के लिए मिलेगा कि जो रेस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया है 1833 के कानून के थ्रू में। यहाँ पे यूरोपियंस का जो एमिग्रेशन है वो इंडिया के अंदर अलाउ कर दिया गया। यूरोपियंस का जो एमिग्रेशन है इंडिया के अंदर में वो आपको देखने के लिए मिलता है। यूरोपियंस का जो एमिग्रेशन है उसको यहाँ पे अलाउ किया गया है। जो अर्लियर फेज के अंदर में आपको जो रेस्ट्रिक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। इनको यहाँ पे जो एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग में भी आपको जो अलाउ है वो देखने के लिए मिलता है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जब मोनोपोली को अबोलिश किया गया तो यहाँ पे जो कॉमर्शियल फंक्शंस हैं जैसे चाय और चाइना का जो ट्रेड हुआ करता था उनके द्वारा, उसके रिगार्डिंग में कह दिया गया कि एज सून एज पॉसिबल, एज सून एस एफ के रूप से आपको इसको क्लोज करना है। आपको एज सून एज पॉसिबल के रूप से चाय और चाइना का जो ट्रेड है उसको यहाँ पे कंट्रोल करना है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का जो पर्सपेक्टिव है उसके बारे में, आप देखिए कि ये तो इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव है। यहाँ पे जो एक्सटेंशन दिया गया 20 ईयर का, मोनोपोली को अबोलिश कर दिया गया, डिविडेंड के बारे में है। दूसरे जो यूरोपियंस हैं उनको भी एमिग्रेशन के लिए अलाउ कर दिया गया, इंडिया के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, लैंड है, उसको यहाँ पे खरीदा जा सकता है उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन है वो कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन का आपको जो सेंट्रलाइजेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप से कन्वर्ट कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक है वो आपको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में तो आप देखिए कि जो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे पीक के ऊपर पहुँचता है। आप देखिए कि ये जो सेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कब होता है, 1773 के एक रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू में। उस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू में आप देखिए कि यहाँ पे जो अलाउ किया गया था, जो बंगाल के अंदर में जो बेसिकली जो गवर्नर हुआ करता था उनको अलाउ किया गया था कि आप यहाँ पे हायर अथॉरिटी हो, अदर जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स हैं उनकी रिगार्डिंग में। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन 1773 के समय स्टार्ट हुआ वो अपने पीक के ऊपर पहुंचता है यहाँ पे आपको 1833 के समय में।
अब आप देखिए कि इसके बाद में ये कंटिन्यूस रहेगा, इसके बाद में इस तरीके से आपको इसका ग्राफ देखने के लिए मिलेगा। बट 1861 के समय में आपको जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो देखने के लिए मिलेगा कि राज्यों को भी कुछ पावर दे दी जाएगी, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन नहीं रहेगा। और ये 1937 के समय ये पीक के ऊपर पहुंचता है जब कांग्रेस का अपना जो गवर्नमेंट्स है वो इस्टेब्लिश होती हैं कुछ स्टेट्स के अंदर में। तो सेंट्रलाइजेशन को यहाँ पे अलाउ किया गया है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप से कन्वर्ट कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक है फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, उनको यहाँ पे पावर दे दिया गया है कि आप कंट्रोल कर सकते हो, सुपरिंटेंडेंट कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो सिविल मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द कंपनी को। तो जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसको यहाँ पे जो पावर है वो दे दिया गया है कि सिविल और जो मिलिट्री के जो अफेयर्स हैं उनको आप यहाँ पे कम्प्लीटली ओवरव्यू किया जा सकता है आपके द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे बॉम्बे, मद्रास और बंगाल का जो टेरिटरीज हैं उनके बारे में, तो आप देखिए कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो काउंसिल है उसका जो कंप्लीट कंट्रोल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो रेवेन्यू का जो एक्सपेंडिचर है उनको भी यहाँ पे रेज किया गया है, ये भी आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा तो आप देखिए कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनको ऑल ओवर जो बॉम्बे और मद्रास का जो लेजिस्लेटिव पावर है उनसे भी आपको हायर पावर देखने के लिए मिलेगा। डेट मीन्स कि बॉम्बे और मद्रास का जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको डिप्राइव किया गया है। बॉम्बे प्लस में जो मद्रास है प्रेसिडेंसीज, इनका जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको डिप्राइव कर दिया गया है। लेजिस्लेटिव जो पावर्स है उससे डिप्राइव कर दिया गया है, उसको छीन लिया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे और रिफॉर्म्स के बारे में, तो आप देखिए कि आपको आपका जो बुक है पॉलिटी का उसके अंदर एक देखने के लिए मिलता है कि अर्लियर जो कानून है उनको रेगुलेशंस के नाम से जाना जाता था। यहाँ से आपको जो एक्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। कंपनी को कम्प्लीटली कॉमर्शियल बॉडी बना दिए, कॉमर्शियल एक्टिविटी को अबोलिश करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप से बना दिया गया है। इंडिया के अंदर जो रूल उनके द्वारा किया जाएगा वो यहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के जो हेयर्स हैं इन द ट्रस्ट ऑफ हिज मेजेस्टी, उनके जो हेयर्स हैं उनके जो सक्सेसर हैं उनके रूप से किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे और यहाँ पे पावर्स के बारे में, तो आप देखिए कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर में गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है उसके अंदर में आपको कुछ रिफॉर्म्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो 4th मेंबर है उसको यहाँ पे ऐड किया गया है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर में जो 4th मेंबर हैं उनको यहाँ पे ऐड किया गया है एज ए लॉ मेंबर के रूप से। यहाँ लॉ मेंबर के द्वारा बेसिकली यहाँ पे जो एडवाइस है वो किया जाएगा। लॉ मेंबर के द्वारा जो एडवाइस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा कोई भी जो रूल मेकिंग प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में मकोले का जो यहाँ पे जो ऐड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो मकोले हैं उनको यहाँ पे एज ए लॉ मेंबर के रूप से ऐड किया गया है। इनके द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इंडियन लॉज का जो कोडिफिकेशन है या कंसोलिडेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है मकोले के द्वारा। तो आप देखिए कि जो इंडियन लॉ है, इंडियन लॉ को बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाएगा, कोडिफाइड किया जाएगा या कंसोलिडेशन है वो किया जाएगा। तो आपको कोडिफाइंग ऑफ इंडियन लॉ, कोडिफाइंग ऑफ इंडियन लॉ का जो प्रोसेस है वो मकोले के लीडरशिप के अंदर देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो यहाँ पे जो कंपटीशन सिस्टम है उसको यहाँ पे ओपन करने के बारे में बात किया गया है कि जो चार्टर एक्ट है 1833 उसके द्वारा यहाँ पे एक ओपन कंपटीशन का जो सिस्टम ऑफ सर्विस है सिलेक्शन फॉर द सिविल सर्वेंट्स के पर्सपेक्टिव से, कि यहाँ पे जो इंडियंस हैं उनको नहीं डिबार्ड किया जाएगा कोई भी पोस्ट को होल्ड करने के रिगार्डिंग में एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से, जो आपको अर्लियर 1793 के समय देखने के लिए मिलता है। बट आप देखिए कि ये जो प्रोविजंस है उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपोज किया जाएगा और आपको लेटर फेज के अंदर में जो आपको अलग से जो 1853 के समय आपको अलग से देखने के लिए मिलेगा ओपन कंपटीशन के ही पर्सपेक्टिव से, क्योंकि उस समय में सिविल सर्विस के रिगार्डिंग में एक कमेटी है उसको भी कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे ओपन कंपटीशन के बारे में, ओपन कंपटीशन को यहाँ पे अलाउ करने के बारे में बात किया गया है, अलाउ करने के बारे में बात किया गया है। बट क्या ये एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इसको अपोज किया जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसको कंटिन्यूस अपोज करते हैं ओपन कंपटीशन को। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द 1853 का जो 1833 का जो कानून है उसके पर्सपेक्टिव से है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए 1853 का जो कानून है उसके बारे में। तो आप देखेंगे इसके बाद में आपको लेटर फेज के अंदर में जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है, वो आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में, तो आप देखिए कि ये लास्ट आपको जो कानून है वो देखने के लिए मिलता है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से आपको एक इम्पोर्टेंट जो लॉ है वो आपको ये देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें चार्टर सीरीज के बारे में, तो ये आपको सबसे लास्ट कानून है वो देखने के लिए मिलता है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है। 1793 के समय जो कानून है वो स्टार्ट होते हैं फ्रेमिंग ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, और 1853 तक जो चार्टर एक्ट्स हैं उनको यहाँ पे चार्टर एक्ट्स हैं उनको बेसिकली फ्रेम किया गया है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे बात करें इस एक्ट के बारे में, तो आप देखिए कि इस एक्ट के अंदर भी काफ़ी सारे जो रिफॉर्म्स लाने का कोशिश किया गया। डबल गवर्नमेंट जो कंपनी का हुआ करता था इंग्लैंड का, उसको बेसिकली यहाँ पे जो डिफरेंट प्रेसिडेंसीज हैं, जो प्रेसिडेंसीज कुछ डिमांड यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। आप देखिए कि अगर हम डिमांड के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, जो डबल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, डबल गवर्नमेंट है कंपनी का जो डबल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको यहाँ पे रोकने के बारे में बात किया गया। इसको एंड करने का ज़रूरत है, इसको एंड करने का ज़रूरत है। क्यों एंड करने का ज़रूरत है? क्योंकि इसके द्वारा जो अननेसेसरी जो डिले है वो क्रिएट किया जाता है। तो आप देखिए कि प्रेसिडेंसीज का एक डिमांड आपको देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे जो डबल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उसको बेसिकली यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर में जो प्रोसीजर है उसको यहाँ पे रोकना चाहिए, उसको एंड करने का ज़रूरत है, और उसकी जगह यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पोस्ट है उसको क्रिएट किया जाना चाहिए। बट आप देखिए कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पोस्ट है वो आपको 1858 के समय देखने के लिए मिलेगा। इस समय आपको जो कानून है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। तो एक तो आपको इस तरीके का जो डिमांड है वो देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव प्रोसेस के बारे में, एक आपको बैकग्राउंड के अंदर ये डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा कि इंडिया के अंदर कंपनी को जो रूल है वो करने का अलाउ तो किया गया है, बट लेजिस्लेटिव जो मशीनरी है वो इनएडुकेट है। तो लेजिस्लेटिव पावर है, जो लेजिस्लेटिव जो पावर्स है वो लेजिस्लेटिव इनएडुकेट आपको देखने के लिए मिलती है। तो आप देखिए कि उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव पावर्स है उसके रिगार्डिंग में जो आपको जो डिस्कशन है वो देखने के लिए मिलता है। गवर्नर जनरल का जो काउंसिल हुआ करता था, देखिए कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है जो पोस्ट क्रिएट किया गया है आपको देखने के लिए मिलता है 1833 के थ्रू में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट क्रिएट किया गया, उनके द्वारा कंटिन्यूस एज ए बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उसके रूप से वर्क है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसी बीच आपको कुछ पॉलिटिकल जो चेंजेज है वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, टेरिटोरियल जो चेंजेज हैं, जो पॉलिटिकल जो चेंजेज है वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि पॉलिटिकल जो चेंजेज है उसके बारे में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, तो इस समय में काफ़ी सारी जो टेरिटरीज है उसको अनेक्स किया गया है ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा। जैसे कि आपको जो सिंध का जो अनेक्स है वो आपको देखने के लिए मिलता है, 1843 के समय सिंध को अनेक्स किया गया है। पंजाब का जो अनेक्स है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है, पंजाब का जो अनेक्स है वो किया गया है स्टूडेंट्स 1849 के समय में। तो इस समय में कम्प्लीटली जो इंडिया के अंदर अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो रूल किया करते थे उन सभी लोगों को जो अनेक्सेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा इसी समय के अंदर में। तो आप देखिए कि पंजाब का जो अनेक्सेशन है, पंजाब के अलावा सिंध का जो अनेक्सेशन है इसी समय में किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक पेगू नाम की जो जगह है, पेगू नाम की जो जगह है वो आपको म्यांमार के अंदर प्रेजेंट समय में, उस समय जो बर्मा हुआ करता था, बर्मा के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है, उसको भी बेसिकली अनेक्स कर लिया गया था डलहौजी के द्वारा। तो डलहौजी का जो अनेक्सेशन का जो प्रोसेस है वो आपको कंटिन्यूस देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि डलहौजी के द्वारा कंटिन्यूस जो अनेक्स का जो कॉन्सेप्ट है, डलहौजी का जो अनेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कंटिन्यूस देखने के लिए मिलेगा इसी समय में।
डिसेंट्रलाइजेशन का जो डिमांड है उसको किया जाता है कि जो सेंट्रलाइजेशन है अपने पीक के ऊपर पहुंच चुका है 1833 के कानून के अंदर में, तो यहाँ पे क्यों ना स्टेट्स को जो अलग अलग टेरिटरी है उसको अनेक्स किया गया है, तो उनको भी कुछ पावर है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो एक डिसेंट्रलाइजेशन का जो डिमांड है, एक जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो डिमांड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि डिसेंट्रलाइजेशन की डिमांड के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 1861 का जो एक्ट आता है जिसको कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के नाम से भी जानते हैं, उसके थ्रू भी आपको वो जो डिमांड है वो देखने के लिए मिलती है और उसी के थ्रू उसको फुलफिल किया गया, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको जो पावर है उसको सप्लाई किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये इस तरीके से बैकग्राउंड के अंदर में डेवलपमेंट है, काफ़ी सारा टेरिटोरियल एरिया को अनेक्स कर लिया गया, लार्जर एरिया यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। लार्जर एरिया इंक्रीज होने के साथ ही जो कंपनी का जो रूल हुआ करता था, जो गवर्नर जनरल का काउंसिल हुआ करता था, उसको आप देखिए कि जो लेजिस्लेटिव का जो पावर है वो इनएडुकेट है कम्प्लीटली। यहाँ पे कंपनी का जो ड्यूल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर में आप देखिए कि जो अननेसेसरी डिले है वो उसके द्वारा क्रिएट किया जाता था। उसी समय में डिमांड किया गया काफ़ी सारी प्रेसिडेंसीज के द्वारा, या क्योंकि यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसका जो पोस्ट है उसको क्यों ना क्रिएट किया जाए इंग्लैंड के अंदर में। तो इस तरीके का आपको जो डिमांड है वो देखने के लिए मिलता है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 1853 का जो कानून है, 1853 का जो एक्ट है उसके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि एक्ट के जो प्रोविजंस है वो आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉमर्शियल फंक्शंस के डिफरेंस के बारे में, तो आपने पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में रीड किया होगा जहाँ पे कॉमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को सेपरेट किया गया था। तो आपको यहाँ पे जो अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव एंड अगर इसके अलावा स्टूडेंट जो लेजिस्लेटिव के अलावा जो एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शंस हैं, एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस हैं उनका जो सेपरेशन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसके अंदर में, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसके अंदर में आपको जो सेपरेशन है वो देखने के लिए मिलेगा लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के अंदर में। इसके अलावा आप देखिए कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसके अंदर में 6 एडिशनल मेंबर्स हैं, 6 यहाँ पे जो न्यू मेंबर्स हैं उनको ऐड किया गया है। 6 न्यू मेंबर्स हैं जो किसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे एक सेपरेट जो गवर्नर जनरल का लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको इस्टेब्लिश करने का कोशिश किया गया, जिसको कि हम इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। तो लेजिस्लेटिव का जो कम्प्लीटली इनएडुकेसी के बारे में यहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव पावर है वो इनएडुकेट है। तो लेजिस्लेटिव के रिगार्डिंग में आप देखिए कि 6 न्यू मेंबर्स हैं, सेपरेट कर दिया गया है एग्जीक्यूटिव फंक्शन से, और इंडियन यहाँ पे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको सेटअप किया गया है। आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसको यहाँ पे सेटअप किया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनके द्वारा बेसिकली जो मिनी पार्लियामेंट है उसके रूप से वर्क किया जाता था, और कम्प्लीटली जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके रूप से आपको जो वर्क है वो आपको देखने के लिए मिलता है। एज ए मिनी पार्लियामेंट के रूप से इनके द्वारा जो वर्क है वो किया जाता है। और आप देखिए कि ये जो कंप्लीट प्रोसेस है मिनी पार्लियामेंट का इक्वल टू द ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके इक्वल आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं उसको एक स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल मशीनरी है, स्पेशल प्रोसेस के थ्रू भी ट्रीट किया गया है 1853 का जो कानून है उसके अंदर में। आप देखिए कि यहाँ पे इसके अलावा जो कंपनी का जो रूल इंडिया के अंदर हुआ करता था, कंपनी का जो रूल है उसको एक्सटेंड करने के बारे में बात किया गया है। बट आप देखिए कि जो कंपनी का जो रूल है उसको एक्सटेंशन तो दिया गया है, बट अब यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो नहीं बताया गया कि एग्जैक्ट किस टाइम पीरियड के रिगार्डिंग में उनका जो रूल का जो एक्सटेंशन है वो देखने के लिए मिलेगा। टाइम पीरियड के बारे में नहीं डिस्कस किया गया है। डैट मीन्स कि कंपनी का जो रूल है कभी भी यहाँ पे जो अबोलिश है वो हो सकता है। वेस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है इंडिया के अंदर में, तो कम्प्लीटली जो टाइम पीरियड है उसके बारे में कोई भी मेंशन नहीं है। यहाँ पे जो कंपनी के द्वारा इंडियन टेरिटरी के अंदर जो रूल किया जाएगा इन द ट्रस्ट ऑफ हर मैजेस्टी हर हेयर्स, और उनके जो सक्सेसर हैं
उनके ट्रस्ट के रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रूल किया जाएगा, बट यहाँ पे जो टाइम पीरियड है उसके बारे में नहीं मेंशन किया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो पर्सनस हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो पर्सनस हैं उनका जो सैलरीज है उसको यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। जो सेक्रेटरीज हैं उनका भी जो यहाँ पे जो डिसीजन है सैलरीज का, वो बेसिकली आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसके थ्रू में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो सैलरीज हैं, सेक्रेटरीज हैं जो यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे, उनका जो सैलरीज हैं वो कम्प्लीटली आप देखिए कि फिक्स्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट, फिक्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इसको पेड किया जाएगा इंडियन रेवेन्यू से, पेड बाय द कंपनी जो इंडियन रेवेन्यू के थ्रू इसको पेड करेगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि लेटर फेज के अंदर में आपको इसी समय में 1870 1890 के समय में जो दादा भाई नौरोजी हैं उनका लीडरशिप के अंदर में आपको इकोनॉमिक ड्रेन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारे जो थ्योरी हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। आपको यहाँ पे जो ब्रिटिश का जो अनरूल है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दिया है। दादा भाई नारोजी हैं, आरसी दत्त नाम के जो पर्सन हैं। तो इसी तरीके से वो बताते हैं कि काफ़ी सारे जो सेक्रेटरीज हैं जो ब्रिटेन के अंदर में काम किया करते थे, बट आप देखिए कि उनको जो सैलरी है वो कंपनी के रेवेन्यू के थ्रू पेड किया जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे जो रूल्स हैं वो बनाए गए हैं जिसके थ्रू इंडिया का जो टेरिटरी से जो मनी है उसको एक सिस्टमाइज वे में के अंदर में वहाँ से विड्रॉल किया जा सके उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में हमने डिस्कस किया। आप देखिए कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो अर्लियर फेज के अंदर जो पोस्ट है वो 24 हुआ करता था, तो 24 से इसको रिड्यूस करते हुए इसको 18 कर दिया गया है। 6 यहाँ पे जो बेसिकली क्राउन के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, जिसमें 18 के अंदर में जो 6 है वो क्राउन के द्वारा नॉमिनेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो नंबर्स हैं उनके रूप में चेंज किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, यहाँ पे एक मकोले कमेटी है उसके अपॉइंटमेंट किया गया है। आप देखिए कि मकोले को एज ए लो मेंबर के रूप से ऐड किया गया था 1833 के समय में। यहाँ पे अगर हम बात करें जो लो कमीशन है उसके अबोलिशमेंट के बारे में भी जानकारी आती है, उसके डिसकंटिन्यूटी के बारे में भी। और आप देखिए कि ओपन कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से एक कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द लॉर्ड मकोले। लॉर्ड मकोले के द्वारा यहाँ पे एक ओपन कंपटीशन का जो कॉन्सेप्ट है, ओपन कंपटीशन है उसको यहाँ पे अलाउ किया जाए। ओपन कंपटीशन के बारे में यहाँ पे इंट्रोड्यूस के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आप देखिए कि ओपन कंपटीशन है सिविल सर्विस के पर्सपेक्टिव से। इसके बाद में आपको जो सिविल सर्विस के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो रिफॉर्म्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी बार जो एज है उसको रिड्यूस किया जाएगा। काफ़ी बार आप देखिए कि जब लिटन का जो समय आएगा तो आपको और भी ज़्यादा जो रिफॉर्म्स हैं वो जो सिविल सर्विस के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलते हैं। ओपन कंपटीशन को अलाउ करने के साथ ही अगर हम बात करें कंपनी का जो रूल है उसको यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं बताया गया। फर्स्ट टाइम आप देखिए कि जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में, तो फर्स्ट टाइम आपको जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी देखने के लिए मिलता है। तो 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं जो यहाँ पे ऐड किए जाएंगे, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया कि जहाँ पे 6 हैं वो क्राउन के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देखिए कि जो 6 में जो 4 हैं वो आपको यहाँ पे लोकल जो प्रोविंस है, मद्रास है, बॉम्बे है, बंगाल है, आगरा है, वहाँ से आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से जो लोकल रिप्रेजेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी यहाँ पे ऐड किया गया। ओपन कंपटीशन के रिगार्डिंग में मकोले कमेटी है वो बनती है। लो मेंबर जिनको एडिशनली के रूप से ऐड किया गया था, आप देखिए कि लो मेंबर को यहाँ पे परमानेंट एज ए परमानेंट के रूप से कर दिया गया है। गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसके अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द हमारा जो 1833 का जो कानून है जिसके पर्सपेक्टिव से हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए, जो जो प्रोविजंस है बैकग्राउंड के अंदर किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 1853 का जो कानून है उसके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 1853 के कानून के रिगार्डिंग में। तो थैंक यू सो मच।